ठीक है, तो आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ पॉइंट्स हम लोग रिविजिट करेंगे, जैसे कि मैक्सवेल के द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट था, he found an inconsistency in the Ampere's law and suggested that there is an additional current called displacement current। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है डिस्प्लेसमेंट करंट का। ठीक है, and this displacement current is due to time varying electric field। तो हम इसको लिख सकते हैं displacement current ID is equal to epsilon naught differentiation of phi e by dt। ठीक है, so this displacement current acts as the source of the magnetic। ये भी मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स की तरह काम। Number 2 point, the ratio of amplitude of electric field to amplitude of magnetic field जो होता है वो the ratio of amplitude of electric field E naught to that of magnetic field B naught gives the speed of light in vacuum। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यहाँ से सिंपल क्वेश्चन से लोग पूछते हैं। ठीक है, आपको ई नॉट का वैल्यू दे देगा, बी नॉट का वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो आप समझ जाइए यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से आपको मिलेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c is equal to 1 by root over mu naught epsilon। ठीक है, ये रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एक इस चैप्टर से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, सब छोटे छोटे क्वेश्चन यही से आते हैं। c is equal to speed of light is equal to 1 by root over mu naught epsilon naught। अब यहाँ आपसे mu naught का डायमेंशन पूछ सकता है, एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछ सकता है, तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, म्यू नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ स्पेस। ठीक है, ये है आपका एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी और वो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ये एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है, और ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ये खासकर 2 नंबर और 3 नंबर बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो यहाँ से पूछा जाता है। अब एक नेक्स्ट थ्योरेटिकल पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी as they travel through space
and this energy is shared equally by both electric and magnetic fields. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, जो एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको हम EF शॉर्ट लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो दिस इज से UE. ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. This is given as half epsilon naught E square. ठीक है, and this is equal to energy density of magnetic field. ठीक है, तो इक्वल है, बराबर है, तो UE और UB. ठीक है, अब एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे कि उसका वैल्यू क्या है. मैग्नेटिक फील्ड MF लिख देते हैं उसको. So this is UB is equal to B square by 2 mu naught. ठीक है, तो ये दो रिलेशन भी हैं, जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है और आपसे यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है. कोई एक क्वेश्चन है पूछा जाएगा जो कि यही कहीं से आपसे पूछा जाएगा. ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आपका होता है, जो आपको इस चैप्टर से याद रखना है, वो है टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी. ठीक है, टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी. तो ये क्या हो जाएगा मेरा, दोनों को जोड़ देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, तो UE प्लस UB. ये चूंकि दोनों बराबर हैं तो यू कैन राइट इट एज 2UE और 2UB, क्योंकि दोनों बराबर हैं, आपने यहाँ पे देखा. ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और B स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 2 म्यू नॉट. ठीक है, तो ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है. बट नॉर्मली जो क्वेश्चंस हैं, ये जो टिक पॉइंट्स हैं आपके, यहीं से ये लोग क्वेश्चन आपको बनाता है. ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट है थ्योरेटिकल जो आपको याद रखना है, कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, दे ऑसिलेट साइनोसॉइडली इन स्पेस एंड टाइम इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड. सो द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स E and B, हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये फील्ड वेक्टर E वेक्टर एंड B वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. ठीक है, एंड ऑल्सो they are perpendicular to direction of propagation of the wave. तो हम यहाँ लिख देंगे दोनों perpendicular to direction of wave propagation. ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट है थ्योरेटिकल जो यहाँ से पूछा जाता है. ठीक है, E is perpendicular to B and
ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है 8th पॉइंट, आपको अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, इस टाइप से अल्फा बीटा गामा, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रो रेज, रेडियो वेव, इस टाइप का आपको दिया रहेगा और आपको उसको फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ में ऑर्डर में सजाने के लिए बोल सकता है। ठीक है, मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ जो कि ये लोग पूछते हैं। ठीक है, यहाँ से तो ये अल्फा गामा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, यूवी रेज हो गया, विजिबल रेज हो गया, इंफ्रारेड रेज हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, रेडियो वेव्स हो गया। ठीक है, ये पॉइंट है जो आपको याद रखने होंगे। उसके बाद एक और पॉइंट है जो कि यहाँ याद रखना है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द variation of electric field vector E can be given as E naught sin omega t minus x by c, and that of magnetic field vector is given as B is equal to B naught sin omega t minus x by c। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो कि जहां से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, और लास्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे आपको याद रखना है वो है आपका मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, तो बॉक्स में एनसीईआरटी में दिया हुआ है मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशन। पूछ सकते हैं, हालांकि कभी मैंने देखा तो नहीं पूछते हुए, लेकिन ये आप याद रख सकते हो। तो पहला जो इक्वेशन है वो है क्लोज्ड इंटीग्रल ईडीए, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सो दिस इज गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, आपने इसको पढ़ा होगा। दूसरा क्लोज्ड इंटीग्रल बी डी ए 0। ठीक है, ई और बी इलेक्ट्रिकोमैग्नेटिक फील्ड, so this is Gauss law for magnetism। तीसरा क्लोज्ड इंटीग्रल ईडीएल is equal to minus d phi e by dt। so this is Faraday's law। ठीक है, तो ये आपको लिख के याद कर लीजिए, इन केस पूछता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये चारों लॉ जो है मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशन जो हैं तो हैं क्या। और फाइनली आपका होता है एम्पियर मैक्सवेल लॉ, जहाँ पे आप क्लोज्ड इंटीग्रल बी डी एल
is equal to mu naught IC plus mu naught epsilon naught d phi E by dt. ठीक है, so this is Ampere Maxwell law. ठीक है, तो ये 10 पॉइंट है जो आपको इस चैप्टर से याद रखने हैं. ठीक है, पहला पॉइंट डिस्प्लेसमेंट करंट का है. सो दिस डिस्प्लेसमेंट करंट एक्ट्स एज सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, एंड दिस ID is given as epsilon naught d phi E by dt. उसके बाद सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज रेशियो ऑफ electric field amplitude E naught to that of magnetic field amplitude B naught is equal to C, which is speed of light in vacuum. ठीक है, ये जो C है ये speed of light को डिनोट करता है in vacuum. ठीक है, उसी तरह ये जो C है that can also be written as 1 by root over mu naught epsilon. ठीक है, ये NCERT के कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने होंगे. उसके बाद एनर्जी डेंसिटी जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट कैन बी रिटन एज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड का है b स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, और ये दोनों बराबर होता है UE और UB. तो टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी आप निकाल सकते हो. उसके बाद सातवां पॉइंट है E वेक्टर और B वेक्टर परपेंडिकुलर होगा, और ये दोनों डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होंगे. ठीक है, उसके बाद आपको आठवां पॉइंट याद रखना है जो ऑर्डर होता है आपका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, गामा रेज, एक्स रेज. ये NCERT में आप चेक कर लीजिएगा. UV रेज, विजिबल रेज, IR रेज. ठीक है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, तो इनके आपको फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आप याद रखें. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी याद रहेगा तो आपको एक फॉर्मूला पता ही है, एनर्जी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है h न्यू, और फ्रीक्वेंसी जो है वो कैन बी रिटन एज वेवलेंथ का. ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली वेवलेंथ का भी ऑर्डर जान जाइएगा. फिर उसके बाद ये 9वां पॉइंट है इक्वेशंस फॉर E एंड B. तो दे आर E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t माइनस x बाई c, और B इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा t माइनस x बाई c. उसके बाद मैक्सवेल्स इक्वेशन है आपके 4. तो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है आपका क्लोज इंटीग्रल EDA इज q बाई एप्सिलॉन नॉट. गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है क्लोज इंटीग्रल BDA इज 0. फैराडेज लॉ है क्लोज इंटीग्रल EDL इज माइनस d phi by dt. उसी तरह एम्पियर मैक्सवेल लॉ है क्लोज इंटीग्रल BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट d phi by dt. तो ये हैं 10 पॉइंट जो आपको याद रखने हैं यहाँ से. ठीक है, और यहीं से ये लोग कुछ, अब कुछ क्वेश्चन तो काफी आसान पूछता है कि वेवलेंथ दे देगा और आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है या एनर्जी निकालना है. कुछ उस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग उस टाइप का कुछ क्वेश्चन देख लेंगे. यहाँ तक समझ में आ गया आपको? ये 10 पॉइंट ही आपको फोकस करना है. हेलो, यस सर. ओके, तो ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ. अब हम प्रॉब्लम्स की ओर चलते हैं. तो प्रॉब्लम्स नॉर्मली यही 10 पॉइंट जो था उसी में से कोई एक प्रॉब्लम आने वाला है, ये याद रखें. ठीक है, प्रॉब्लम्स हम देख लेंगे. ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि वैक्यूम में ट्रैवल कर रहा है along the z direction. So what can you say about the directions of its electric and magnetic field vector?
ठीक है, तो वेव किधर है, जी डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो आप उसका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स के बारे में क्या बता सकते हैं? तो अभी आपको बताया गया कि जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेव का, वो दोनों ई और बी के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर एक जेड डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है तो बाकी दोनों एक्स और वाई डायरेक्शन में प्रोपागेट करेंगे। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, क्योंकि वो परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर वेव इस तरफ है तो एक्स वाई डायरेक्शन में आपका ये मान लेते ई वेक्टर हो गया तो बी वेक्टर हो गया, तो एक्स वाई प्लेन में आपका ई वी वेक्टर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जा सकता है कि अगर फ्रीक्वेंसी आपको 30 मेगाहर्ट्ज दिया है, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया है आपको 30 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, सब छोटा छोटा क्वेश्चन ही आप एक्सपेक्ट कीजिए इस बार। 30 मेगाहर्ट्ज, तो आपसे बोल रहा है कि इसका वेवलेंथ निकालिए। ठीक है, आपको अभी बताया गया कि जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या है, आपका एच सी बाई लैम्डा होता है, न्यू बराबर सी बाई लैम्डा। ठीक है, तो सी बाई न्यू हो गया, ये आपको पता है 3 × 10⁸ होता है। और ये होता है आपका 30 × 10⁶। क्योंकि मेगाहर्ट्ज है, 1 मेगाहर्ट्ज बराबर 10⁶ हर्ट्ज होता है, तो इसको अब आप सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या हो गया, ये 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे 10⁻7 है, ऊपर 10⁸ है, कट जाएगा तो 30/3 10। तो ये हो गया आपका E = hc बाई लैम्डा वाले क्वेश्चन से। उसी तरह आपसे इसी में क्वेश्चन को रिफ्रेम करके वो दे देंगे कि एक रेडियो स्टेशन है जो 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज बैंड पे ऑपरेट करता है। 7.5 मेगाहर्ट्ज से 12 मेगाहर्ट्ज कोई एफएम स्टेशन है जो इस बैंड पे, बैंडविड्थ पे आपका वर्क कर रहा है, 7.5 से 12 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालना है। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग अभी आपने जस्ट अभी सीखा है, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आप निकाल लो λ1 सी बाई न्यू से। तो सी बाई न्यू करोगे तो कुछ आएगा आपका यहाँ न्यू1, ये निकाल लीजिए। उसी तरह यहाँ पे λ2 आपको निकालना है, कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बोल रहा है, तो सी बाई न्यू2 पुट कीजिए और निकाल लीजिए। ठीक है, तो आपको वेवलेंथ मिल जाएगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ का बैंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वेवलेंथ बैंड आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा बैंड, λ1 to λ2, λ1 से लैम्डा। ठीक है, तो ये एक तरह का क्वेश्चन है सिंपल, जो कि आपसे ये लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन में और इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 10⁹ हर्ट्ज। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि जो फ्रीक्वेंसी है वेव का, तो W से हम लिख दे रहे हैं 10⁹ हर्ट्ज दिया हुआ है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ है। So what is the frequency of electromagnetic waves produced by the oscillator? ठीक है, तो ऑसिलेटर भी सेम फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, so this will be same as frequency of the oscillator। समझ में आई बात? तो जो वेव का फ्रीक्वेंसी है वही ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी है अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन समझिए। अब आपको फॉर्मूला बताया गया था ई और बी का। ठीक है, तो आपको बोला गया कि एम्पलीट्यूड जो है मैग्नेटिक फील्ड का, एम्पलीट्यूड मतलब मैक्सिमम वैल्यू
बी नॉट, ये आपका दिया हुआ है 510 नैनो टेस्ला, ठीक है, नैनो टेस्ला। और आपसे पूछ रहा है ई नॉट का वैल्यू निकालना है, ठीक है, ई नॉट का वैल्यू क्या होगा। तो अभी आपके पास एक रिलेशन आपने देखा था कि ई नॉट बाई बी नॉट जो होता है वो सी होता है, ये आपको पता है। तो यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेरा ई नॉट कितना आ गया, ई नॉट मेरा आ गया 510 नैनो टेस्ला, मतलब 10 टू द पावर -9 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, तो 51 इंटू 3 हो जाएगा, बाकी सब तो कैंसिल हो जाएगा, 153 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो सिंपल इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन आ सकता है, और ये आप देखिएगा हर एक पेपर में कोई, हर एक आए सा मतलब ऑल्टरनेट ईयर इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड वेक्टर ई नॉट आपका दिया हुआ है, ई नॉट कितना दिया हुआ है आपका 120 नैनो पर 120 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये दिया है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और फ्रीक्वेंसी भी आपका दिया है, न्यू का वैल्यू ये कितना दिया है 50 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है बी नॉट का वैल्यू निकालिए, बी नॉट पूछ रहा है, ठीक है। तो बी नॉट आप निकाल सकते हैं ना, अभी आपने देखा ये वाला फॉर्मूला जो है ई नॉट बाई बी नॉट सी, तो बी नॉट बराबर क्या हो जाएगा मेरा ई नॉट बाई सी, ठीक है। तो ई नॉट बाई सी आप निकाल लीजिए, ये आपका 120 दिया हुआ है, ये 3 इंटू 10 पर 8 है, ठीक है। 8 ये 7 हो गया 4, तो ये आपका हो गया 4 इंटू 10 पर -7, ठीक है। तो इसको टेस्ला में मेरे को कन्वर्ट करना है, नैनो टेस्ला में कन्वर्ट करना होगा, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 400 नैनो टेस्ला हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि यूनिट टेस्ला है और नैनो टेस्ला एक कॉमन यूनिट है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आपसे एक दूसरा चीज पूछ रहा है, वो पूछ रहा है ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव क्या होता है 2 पाई न्यू होता है, ये आपको फॉर्मूला पता है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 इंटू 3.14, और आपका ये 50 मेगा हर्ट्ज है, तो उसको इंटू 50 इंटू 10⁻6 करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया, अब इसको अब आप सॉल्व करके देख लीजिए, ठीक है। तो जितना भी आए दैट आंसर विल बी इन रेडियन पर सेकेंड, ये यूनिट, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है वेव नंबर, ठीक है। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो कि ये लोग ये बनाते हैं, वेव नंबर के, तो वेव नंबर क्या होता है ओमेगा बाई सी, तो ओमेगा आप यहाँ से निकाल लीजिए, ठीक है, ये जो भी वैल्यू आया है 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻8, ठीक है। तो इसको तो सॉल्व किया जा सकता है, वी कैन सॉल्व दिस, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये 1 से 2 कैंसिल हो गया,
ये 2 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो रफली 1.05 आ जाएगा। तो 1.05 रैड पर मीटर। तो ये आपका वेव नंबर निकल गया, ठीक है, वेव नंबर। तो आपसे ये सब फिजिकल पैरामीटर्स पूछ सकते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकल गया, V नॉट निकल गया, ठीक है। आपसे वेवलेंथ निकालने पूछा जा सकता है, तो वेवलेंथ बराबर आपका C/न्यू होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा, मतलब एक डेटा दे के देखिए कितने चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस हिसाब से। 50 × 10⁶, इसको अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो ऊपर हो गया 300, नीचे हो गया 50, तो ये हो गया 6 मीटर, ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एक्सप्रेशन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एक्सप्रेशन आपको बताया गया था, क्या है, E = E0 sin ωt-x/c, ठीक है। या उसको हम kx - t भी लिख सकते हैं, kx - ωt लिख सकते हैं, सेम है, ठीक है। तब ये जो वैल्यू दिया हुआ है आप पूछ कर लीजिए। E0 का वैल्यू 120 दिया है, ठीक है। और k का वैल्यू आपने निकाला था अभी 1.05 x माइनस ओमेगा टी। अब जो भी ओमेगा का वैल्यू आपका यहाँ आया होगा वो इंटू टी। उसी तरह आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछ सकता है, तो दैट विल बी V नॉट साइन kx - ओमेगा टी। अगेन आप ये जो वैल्यू आपका है वो पुट कर दीजिए। तो V नॉट का वैल्यू आपने निकाला था 4 × 10⁻⁷, ठीक है। नैनो टेस्ला उसमें नहीं लिखना पड़ेगा, टेस्ला में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। साइन 1.05x। तो आप देख लीजिए किस फॉर्म में वो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है। ωt-x/c में दिया है या kx - ओमेगा टी में दिया है, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये वैल्यू ओमेगा आपका, ये जो वैल्यू है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आपको हम क्या बोले हैं, E = hc/न्यू। अब यहाँ से आपको एनर्जी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। E = h न्यू या hc/λ, ठीक है। अगेन ये आपको याद रखना, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब आपको 7th जो क्वेश्चन है वो है कि मान लेते हैं कि अगर आपको गामा रेज, एक्स रेज, उसका आपको एनर्जी के रूप में बताना है, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं उसको। गामा रेज जो है उसका एनर्जी ज़्यादा होगा, फिर एक्स रेज, ठीक है। हम ऑर्डर लिख देते हैं, गामा रेज, ये ऑर्डर आप याद रख लीजिए, ग्रेटर देन एक्स रेज, ठीक है, ग्रेटर देन यूवी रेज, ठीक है, ग्रेटर देन विजिबल वेव्स, ठीक है, देन ग्रेटर देन IR इंफ्रारेड वेव्स, ठीक है, फिर ग्रेटर देन माइक्रोवेव्स। ये ऑर्डर ऑफ आपका जो एनर्जी है, हम, ठीक है, वेव्स ग्रेटर देन रेडियो वेव्स, ठीक है। तो दिस इज ऑर्डर ऑफ एनर्जी। ये ऑर्डर आपको याद रहेगा तो आपको पता है। सो दिस इज ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ठीक है। और एनर्जी बराबर आपको पता ही है क्या होता है, h न्यू hc/λ, ठीक है। तो ये आपको याद है, ये हो गया। तो कहने का मतलब है सिंपल, इसी टाइप के क्वेश्चन से आपको ये लोग पूछता रहेगा, ठीक है। तो सिंपल है जो आपको यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं,
ठीक है, अभी फिर से हम शेयर करेंगे। ये मीटिंग टाइम खत्म होने वाला है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ये कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ और फिर से मैं एक शेयर करता हूँ। ठीक है, हेलो। Yes, sir. ठीक है, मैं फिर से शेयर करता हूँ, ये स्टॉप कर देता हूँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन जो है सातों इंपॉर्टेंट है, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं।